आपके चैप्टर का नाम क्या है? शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। सबसे पहले जानते हैं शंकु परिच्छेद क्या है। शंकु परिच्छेद के या शंकु परिच्छेद के एक ही बात है, समझ गए ना? ये सभी वक्र क्या कहलाते हैं? शंकु कहलाते हैं। शंकु परिच्छेद या शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन। तो सबसे पहले यही समझ लेना है शंकु परिच्छेद है क्या। जितने भी वक्र प्राप्त होंगे सभी शंकु परिच्छेद क्यों कहलाएंगे? क्योंकि एक शंकु को काटने से प्राप्त होते हैं वक्र, इसलिए वो शंकु परिच्छेद कहलाते हैं। लेकिन शंकु कटता कैसे? पहले शंकु प्राप्त तो हो, तो किसी तल के अंतर्गत नहीं है। कहाँ? स्पेस के अंतर्गत, समष्टि के अंतर्गत, 3D में है। समष्टि के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर रेखा, लेकिन मैं अध्ययन तो आपको तल पर ही करा रहा हूं, वास्तव में तो समष्टि में है, तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये स्पेस में है। तो एक वर्टिकल लाइन हमने ली, कैसी लाइन है? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, परंतु ये कैसी रेखा है? स्थिर, एक स्थिर रेखा ले ली। आप एक अन्य रेखा लेते हैं जो इससे किसी निश्चित कोण पर काटती हुई जा रही है। इस प्रकार से मान लीजिए दूसरी रेखा है कोई लाइन एल, ये इससे निश्चित एंगल बना रही है कोई अल्फा। अब एक कंडीशन के अंतर्गत, एक शर्त के अंतर्गत ये एल रेखा क्या करेगी? गति करेगी, घूर्णन करेगी। तो ये कैसी रेखा है आपकी? गतिशील, चर रेखा कह सकते हैं, गतिशील। परंतु इस शर्त क्या है? शर्त है ये अल्फा नहीं बदलना चाहिए, अल्फा का मान नियत रहना चाहिए। जितना एंगल, ये तो नियत है, पहले से है, ये तो स्थिर रेखा है। अल्फा का मान जितना बना रही है उतना ही रहना चाहिए। और अब ये 3D में है, इस प्रकार से मान सकते हैं ये आपकी स्थिर रेखा है, ये आपकी एल है चर रेखा, ये एंगल बीच का बन रहा है वो क्या है? अल्फा है। तो अल्फा को नियत रखते हुए रोटेट होगी, इस प्रकार से घूर्णन करेगी। तो आप देख सकते हो कैसी आकृति बन रही है? जोकर की टोपी जैसी। जो जोकर की टोपी होती है बिल्कुल ऐसी आकृति बनेगी, परंतु टोपी तो सीमित लंबाई की है, परंतु ये 3D में चल रहा है तो असीमित, और नीचे भी बनेगी। तो अर्थात देखा जाए तो कैसी आकृति बन जाती है? द्विशंकुआकार। जो इस प्रकार की आकृति है उसको क्या कहते हैं हम? शंकु। पर शंकु कैसे बनेगा? द्विशंकु, एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की ओर भी बनेगा। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? इसके नेक्स कहलाते हैं, नापे कहते हैं। तो इस प्रकार से भी ये रेखा आ रही होगी, ऐसे भी आएगी, घूमती हुई आएगी कि नहीं आएगी? तो इस प्रकार से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो इसका क्या बढ़ता जाएगा? डायमीटर, व्यास बढ़ता जाएगा, व्यास ऊपर और बढ़ जाएगा। ऐसे नीचे भी ये आ रही होगी, इधर भी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस प्रकार से इसका व्यास, डायमीटर ऊपर जैसे जैसे जाएगा बढ़ता चला जाएगा दोनों। ये जो बिंदु है जहां पर रेखा इंटरसेक्ट कर रही है इसे, वो बिंदु क्या कहलाता है? वर्टेक्स, शीर्ष कहलाता है। और जो स्थिर रेखा है वो इसका क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। तो ये स्थिर रेखा क्या कहलाएगी? इस द्विशंकु का अक्ष कहलाएगी। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? इसके नापे कहलाएंगे, नेप्स कहलाएंगे। समझ गए? तो एक नेप्स इधर आ गया, एक नेप्स इधर आ गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, शीर्ष कहेंगे द्विशंकु का। और ये अनंत में चलेगा, इस प्रकार से 3D में है ना, ये 2D में आपको दिख रहा है, ये 3D में है, ऐसे बनेगा जोकर की टोपी के आकार का। तो इसको मैं यहां से शीर्ष से अलग करके एक भाग को अलग रखता हूं। जैसे मान लो ये नीचे वाला भाग मैंने अलग कर दिया, अलग करके ऐसे रख दिया, तो इसमें से निश्चित लंबाई का कोई भाग काट लिया। तो यहाँ पर नीचे कैसा भाग होगा आपका? वृत्ताकार। ये वृत्ताकार भाग वास्तव में आपको ये नहीं दिखनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो ऐसे रखा हुआ है, ये वृत्ताकार भाग है। तो वृत्ताकार भाग है तो इसका केंद्र होगा कहीं पर, और इसकी पट्टी से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वहां तक रेडियस हो जाएगी, इसकी वृत्ताकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी। और इसमें ये चारों सराउंडिंग में है, 3D में है,
तो इस प्रकार से चोटी की ओर जाओगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो चलना पड़ेगा, वो दूरी तय करनी पड़ेगी, वो कहलाएगी तिर्यक ऊंचाई। तिरछे भाग की लंबाई, उसे हम क्या कहते हैं, शंकु की लंबाई को ही हम तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। इसे किससे व्यक्त करोगे, एल से। ये कहलाएगी आपकी ट्रांसवर्सल हाइट, तिर्यक ऊंचाई। क्लियर, समझते रहना, तिर्यक ऊंचाई। अब इसकी वास्तविक ऊंचाई कहाँ है, ऊंचाई होगी अक्ष का हुआ भाग, ये अक्ष है, तो अक्ष का ये भाग यहां से यहां तक जितना काटा गया, जितनी आपने इसकी ऊंचाई रखी है, ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी, ऊंचाई। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया वृत्ताकार भाग का। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो आकृति मिली है, ये आकृति आपकी क्या कहलाएगी, शंकु। इस आकृति को कहेंगे शंकु। हमें अध्ययन शंकु का नहीं करना है, हमें शंकु के इसका अध्ययन करना है, परिच्छेद का, अर्थात शंकु को काटने पर जो विभिन्न आकृतियां प्राप्त होंगी उनका अध्ययन करना है। ठीक है, अब शंकु को काटेंगे कैसे, किसी तल के द्वारा। मान लीजिए यही एक तल है, ये आपका शंकु है, तो आपने इस शंकु को निश्चित लंबाई का है इस वक्त पकड़ के, और अक्ष ये आपका शीर्ष है, वो इस तल पर रख दिया। तल को एक ब्लेड की तरह माने, ये काटने वाला एक ब्लेड है। आपने चिप्स बनाने की मशीन देखी है, आलू के चिप्स बनाने की मशीन देखी है। आप ये आलू समझे इसको, इस शंक्वाकार आकृति का, ठोस है या खोखला है, ये तो कैसा भी माने। अगर आपने इसे ठोस मान लिया और इस प्रकार से मशीन लगा दी, एक तल का काम करेगी, और आपने इस अक्ष के लंबवत ये इसका शीर्ष उस मशीन पर रख दिया। रखने के बाद या तो तल या आपका शंकु कोई भी गति में ले आओ, काटो, तो काटेगा तो तल ही, क्यों, ब्लेड तो तल में ही लगी है, तो काटने का काम तो तल ही कर रहा है। चाहे तल को आप गतिशील करो या शंकु को, काटेगा तो तल ही। तो तल के द्वारा उस वक्त जो आकृति कटेगी वो क्या कटेंगे, वृत्त। सबसे पहले क्या कटेगा, ये शीर्ष एक बिंदु के रूप में है, शीर्ष एक बिंदु ही तो है, तो सबसे पहले बिंदु वृत्त प्राप्त होगा, बिंदु वृत्त प्राप्त होगा। बिंदु वृत्त उसको कहते हैं जिसकी त्रिज्या 0, त्रिज्या कहां से आ जाएगी, एक बिंदु वृत्त कटेगा। उसके बाद जैसे जैसे आगे आप परिच्छेद करते जाओगे, लेकिन अक्ष को लंबवत ही बनाए रखोगे। अक्ष आपका परपेंडिकुलर ही है, अक्ष तो ये है ना ऊंचाई, तो अक्ष परपेंडिकुलर रहेगा, तब तक कैसी आकृतियां प्राप्त होंगी, वृत्त। जैसे जैसे काटते जाएंगे तो वृत्त की त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गई बात। अलग अलग एंगल को बदलोगे तो अलग अलग प्रकार की आकृतियां प्राप्त होंगी। फिर आप उसको कभी एक्यूट एंगल करोगे, कभी ऑब्ट्यूज एंगल पर करोगे अक्ष को, तो कभी आपको दीर्घवृत्त प्राप्त होगा, परवलय प्राप्त होगा, अतिपरवलय प्राप्त होगा। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अध्ययन हम क्रम वाइज करते जाएंगे, क्रमवार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको परपेंडिकुलर रख करके परिच्छेद करते हैं, तो क्या होगा, वृत्त प्राप्त होगा। तो वृत्त की परिभाषा क्या होती है, अगर वृत्त कैसी आकृति है, तल की या स्पेस की, तल की, वृत्त तल की आकृति है, स्पेस की होती तो उसमें वॉल्यूम हो जाता है। जिस आकृति में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आयतन, वो क्या होती है, 3D की होती है, और जिसमें आयतन नहीं होता वो 2D की होती है। तो वृत्त 2D है, समझ गए ना। तो एक तल के अंतर्गत एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी उस स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहती हो, क्या कहलाता है, वृत्त। एनोदर वे में लोकस के रूप में, बिंदुपथ के रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी तल के अंतर्गत ऐसे चर बिंदु का बिंदुपथ जिसकी उसी तल में स्थित एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। वृत्त ऐसे ही तो जानते हैं हम, लेकिन अब वृत्त को थर्ड वे में हम ऐसे जानेंगे, कैसे, किसी तल द्वारा जब किसी शंकु को उसके अक्ष के लंबवत परिच्छेद किया जाता है, काटा जाता है, तो प्राप्त आकृति को वृत्त कहते हैं। समझ गए ना। तो शंकु परिच्छेद से भी हमने वृत्त की परिभाषा देखी, क्लियर होगी बात। तो ये शंकु परिच्छेद कब किया जाता है, अक्ष के लंबवत, किसी तल द्वारा शंकु के अक्ष के लंबवत जब शंकु को काटा जाता है तो प्राप्त आकृति को वृत्त। अब हमें वृत्त का समीकरण चाहिए, वृत्त का अध्ययन करेंगे। तो अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको बता दिया, शंकु परिच्छेद से हमने क्या लिया है, सबसे पहले वृत्त लिया है।
यहाँ पर ये गतिशील रेखा है वो क्या कहलाएगी? जनरेटर कहलाएगी। जनरेटर जानते हो? जनरेटर कहते हैं जनक को, जिसके द्वारा उत्पत्ति होती है वो जनक कहलाता है? बिजली की उत्पत्ति हुई तो विद्युत का जनक कहलाएगा। यहाँ पर उत्पत्ति किसकी? व्रत की हो रही है। तो व्रत क्या है? सांकव के परिच्छेद से जन्म ले रहा है, तो इसलिए वो भी क्या कहलाएगा? शंकु के काटने से मिलती है जो आकृति, उन्हीं आकृतियों को हम सांकव कहते हैं। उन्हीं आकृतियों को क्या कहते हैं? सांकव कहते हैं। जो शंकु के काटने से प्राप्त आकृति है उन सबको हम क्या कहते हैं? सांकव कहते हैं। तो ये विभिन्न सांकव हैं, व्रत भी एक सांकव है। क्लियर? तो व्रत का अध्ययन कर रहे हैं, तो व्रत का हम समीकरण लेना चाहते हैं। तो व्रत की परिभाषा क्या है? देखिए, कोई एक स्थिर बिंदु है। कैसा बिंदु है? स्थिर। ये बिंदु कैसा है इस वक्त? स्थिर, किसी तल में। और एक बिंदु और लिया है मैंने, वो बिंदु कैसा है? गतिशील। गतिशील बिंदु को क्या कहते हैं? चर बिंदु। अब ये बिंदु क्या करेगा? गति करेगा, रोटेट होगा, लेकिन किसी कंडीशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर वो कंडीशन क्या दी गई है? इनके मध्य की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बदलनी नहीं चाहिए, नियत रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। और एक तल के अंतर्गत ये गतिशील रहेगा। तो कैसे गति कर सकता है भाई? वो रास्ता कौन सा बनाएगा जिस रास्ते के तहत ये गति करेगा? ऐसे ही तो गति कर सकता है, इस रास्ते पे आएगा। क्योंकि इस रास्ते पे जितने भी बिंदु आ रहे हैं इस वे पे, तो इसके द्वारा बनाया गया, मान लीजिए चर बिंदु है, इसके द्वारा बनाया गया जो पथ है, जो इस बिंदु का पथ है, इस शर्त के कंडीशन के अंतर्गत वो क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा। अथवा अनदर वे में मैंने ऐसे कहा था कि किसी स्थिर बिंदु को यहाँ मान लो, ऐसा लग रहा है तो ठीक है, स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा समान रहे, उन बिंदुओं का समुच्चय है, असंख्य बिंदु है तो व्रत है। आप ये स्थिर बिंदु आपका सी मान लिया आपने, ये पी मान लिया, तो सी से पी की जो दूरी है, जो स्थिर बिंदु से परिधि कहीं भी मिला दो तो बराबर रहेगी। जो दूरी है वो क्या कहलाती है? रेडियस। उस व्रत की त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? और जो स्थिर बिंदु है वो उसका क्या कहलाता है? सेंटर, ये केंद्र कहलाता है। कन्फर्म? केंद्र से परिधि की किसी भी बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहेंगे, समान रहती है, ये रेडियस कहलाती है। और जो बिंदु पथ है, जिस पथ के अनुदिश वो गति कर रहा है, जिस पथ के अनुदिश गति कर रहा है, वो पथ क्या कहलाता है? इसकी परिधि, सर्कमफेरेंस कहलाती है। ये सर्कमफेरेंस है, आपकी परिधि है, ठीक है। और जो इस बिंदु पथ के अंदर वाला भाग है पूरा, उसे कहते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल। वृत्त का अंदर वाला भाग, अंतः भाग, समझ गए? और जितना भी बाह्य भाग है वो तो कितना भी हो सकता है, किसी तल के अंतर्गत है, पूरा तल ही हो जाएगा। परिधि के अंदर वाले भाग को छोड़ करके सब क्या कहलाएगा? बाह्य भाग। कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है, मान लीजिए वो वृत्त पर है, इसका कैसे पता लगाएंगे? वृत्त पर होने से क्या तात्पर्य है? ये तो अंदर वाला भाग है पूरा, बाकी तल सब बाहर वाला भाग है। तो वृत्त वाला भाग कहाँ रहेगा? वृत्त पर स्थित बिंदु कब माना जाएगा? जब परिधि पर होगा। वृत्त की परिधि पर जितने भी बिंदु हैं, उन्हीं बिंदुओं को वृत्त पर स्थित माना जाता है। समझिए आप इस बात को। वृत्त की परिधि पर जितने बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को ही वृत्त पर स्थित माना जाएगा। वृत्त के अंदर जितने भी बिंदु होंगे उन्हें वृत्त पर स्थित नहीं माना जाएगा, उन्हें वृत्त के अंदर वाले भाग में माना जाएगा, बाहर वाले को बाहर भाग में माना जाएगा। ये एक्सटीरियर पार्ट में हो जाएंगे, ये इंटीरियर पार्ट में हो जाएंगे। जो परिधि पर स्थित होते हैं असंख्य बिंदु, उनको ही हम वृत्त पर स्थित मानेंगे। तो इनडायरेक्ट हम ये कह सकते हैं, वृत्त से हमारा तात्पर्य परिधि से ही है। वृत्त से हमारा तात्पर्य परिधि से ही है। आप ऐसे भ्रमित हो जाओगे कि वृत्त कहाँ है? अध्ययन आपने वृत्त का किया, आपने आकृति वृत्त की बनाई, तो वृत्त कहाँ है? इसमें वृत्त तो बताया ही नहीं आपने। समस्या है आपके सामने इस प्रकार की कि इसको बिंदु पथ को आपने अभी कहा था कि उसे वृत्त कहते हैं। अभी मैंने परिभाषा में बोला था कि किसी तल के अंतर्गत एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी उस स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, वृत्त कहलाता है। तो उस बिंदु पथ को ही मैंने वृत्त कहा है परिभाषा में। अब उस बिंदु पथ को मैं परिधि कहने लग गया हूं। अब उस बिंदु पथ को मैं क्या कहने लग गया हूं? परिधि कहने लग गया हूं वृत्त की। तो वृत्त कहां चला गया? और इसे मैं वृत्त का केंद्र कहने लग गया हूं, और इस निश्चित दूरी को मैं त्रिज्या कह रहा हूं। और अंदर जितना भी भाग है परिधि के अंदर,
उसे अंतः भाग कह रहा हूं मैं, वृत्त का बात वृत्त की कर रहा हूं, और जितना भी बाहर समतल है उसको मैं बहिर्भाग कह रहा हूं। तो फिर वृत्त कहां चला गया? क्या परिधि ही वृत्त है? परिधि तो वृत्त की है, परिधि तो वृत्त की है, तो फिर वृत्त क्या है? वृत्त क्या है बताओ? वृत्त एक ये संपूर्ण आकृति है, जो पूरी आकृति है वो मिलकर के कहलाती है वृत्त। जिस प्रकार से मनुष्य क्या है, मनुष्य का अध्ययन करें तो मनुष्य कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं नाक मिलेगी, कहीं आंख मिलेगी, कहीं कान मिलेंगे, है कहीं उंगली मिलेंगी, ढूंढेंगे तो ढूंढने चले मनुष्य को, मनुष्य नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मनुष्य क्या है? एक आकृति का नाम है जो विभिन्न पार्ट से, विभिन्न भागों से मिलकर के बनी है। जब उन सभी भागों को कहां पर समाविष्ट कर दिया जाए, जो जिस स्थान का है उसी स्थान पर, तभी तो मनुष्य आंखें निकाल करके घुटनों में लगा दी है? क्यों भाई? नाक को निकाल के कहीं पर पीठ में लगा दिया जाए तो क्या मनुष्य है? आप उससे डरोगे, जो कहोगे ये मनुष्य नहीं है, ये तो राक्षस है। क्यों? आंखें तो अब भी है ना, आंखें तो अब भी है, नाक तो अब भी है, लेकिन जिस स्थान पर होनी चाहिए उस स्थान पर नहीं है, प्रारूप वो नहीं है, प्रारूप वह नहीं है। तो उस प्रारूप को ही क्या कहा है? हमने व्रत कहा है। ये बात समझने की चेष्टा करें। प्रारूप ही कोई वक्र है, वो प्रारूप होना चाहिए। आपने किसी मूर्ति को देखा, मूर्ति को देखा तो उसके अंतर्गत क्या देखा तुमने? तुमने देखा कि मोर मुकुट कहां लगा हुआ है? घुटनों में लगा हुआ है उस मूर्ति में। मोर मुकुट कहां लगा हुआ है? घुटनों में लगा हुआ है मोर का मुकुट। मोर की पंख लगी हुई है घुटनों में, ठीक है, और मुरली कान पे। आप देख के कृष्ण कहोगे? क्यों नहीं कह रहे? कारण क्या हो गया? मोर मुकुट तो कृष्ण पे, कृष्ण की पहचान तो मोर मुकुट से और मुरली से ही होती है, और मोर मुकुट भी है और मुरली भी है, मोर पंख भी है। फिर क्यों नहीं? क्योंकि जो मोर का पंख है वो कहां होना चाहिए था? मुकुट में होना चाहिए था। मुकुट कहां होना है? सिर पे होता है। तो जो मोर का पंख है वो मुकुट में न होकर के कहां? घुटने में लगा हुआ है, प्रारूप नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे ही आप कोई भी बिंदु कहीं भी ले लो, कोई भी दूरी कहीं भी ले लो, तो व्रत थोड़ी कहलाएगी है? व्रत कहलाने के लिए प्रारूप व्रत का होना चाहिए। तो इस पूरे प्रारूप को व्रत कहा है। पूरा प्रारूप एक साथ व्रत है, और ये व्रत के क्या है? पार्ट्स हैं। अब हम व्रत का इक्वेशन चाहते हैं, तो इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन एक प्रतिबंध होता है जो एक किसी निश्चित नियमों के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। वो प्रतिबंध ही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है, जो सदैव सत्य बना रहे। तो कोई चर बिंदु चाहिए। क्यों? गतिशील बिंदु कैसा बिंदु होता है? चर बिंदु होता है। तो चर बिंदु के निर्देशांक क्या मानते हो आप? एक्स वाई। अगर आपने x1 y1 मान लिए तो एट लास्ट बिंदु पथ लिखोगे तो x1 के स्थान पर x, y1 के स्थान पर y रखना पड़ेगा, या शुरू से ही x y मान लो। बात तो एक ही है ना। तो लोकस लिखने पर भी फिर x1 का x और y1 का y करना पड़ेगा। तो शुरू से ही मैं मान लेता हूं p की निर्देशांक x y। ये कोई बिंदु है स्थिर बिंदु है, तो किसी तल के अंतर्गत है। तल के अंतर्गत है तो मूल बिंदु के सापेक्ष कोई निर्देशांक तो रहे होंगे ना। बिंदु शब्द जब दिया जाएगा तो उसके निर्देशांक अवश्य होंगे। गणितज्ञ नरेंद्र कार्टेशियन ने बिंदु के निर्देशांक स्थापित किए थे किसी तल में। एक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी भुज कहलाती है, वाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी कोटि कहलाती है। तो कहीं पर कोई रहा हुआ है कि तंत्र, मान लो मूल बिंदु यहाँ रहा है, इसके सापेक्ष एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक रहा हुआ, तो वो मान लेते हैं क्या? एच के मान ली, ठीक है। केंद्र के निर्देशांक हो गए, केंद्र मूल बिंदु के सापेक्ष कहीं पर रहा होगा तल में। क्यों? बिंदु है तो अवश्य निर्देशांक रहेगा, उसके लिए कोई मूल बिंदु भी रहा होगा। बिंदु कैसे मानते हो? कैपिटल लेटर से मान लिया मैंने। अब सीपी दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या है? आर, रेडियस है। ये बात सदैव सत्य रहेगी ना, स्थिर रहती है। तो सीपी तो आर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? सीपी इक्वल आर। तो यही तो वृत्त का समीकरण है। क्यों? ये निश्चित प्रतिबंध है ना, ये कभी बदलेगी नहीं, स्थिर रहेगी। आर का मान जितना मिल जाएगा उतना ही रहना चाहिए। सीपी क्या है? दो बिंदुओं के मध्य दूरी है। दूरी है तो दूरी सूत्र तुम्हें आता ही है, तो लगा दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर कर दूं तो पी का स्क्वायर नहीं किया मैंने, सीपी दूरी का स्क्वायर किया, तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको वर्गमूल ले लेना पड़ेगा आप दूरी सूत्र में। तो यही तो समीकरण है। तो इसको आगे ड्राइव कर रहा हूं। तो देखिए सीपी के आगे दो बिंदुओं के मध्य दूरी है, वर्गमूल तो डालूंगा नहीं, मैंने स्क्वायर कर लिया।
तो क्या होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लगाइए यहाँ से, तो क्या आएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण है। इसे हम कौन सा रूप कहेंगे वृत्त का? केंद्र त्रिज्या रूप, सेंटर रेडियस फॉर्म। क्यों? इसके अंतर्गत सेंटर और रेडियस की आवश्यकता होती है। अगर वृत्त का केंद्र मिल जाए, वृत्त की त्रिज्या मिल जाए, तो इसमें लगा दीजिए, वृत्त का समीकरण आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये केंद्र त्रिज्या रूप है। परंतु आपको किसी वृत्त का डायमीटर दे दिया जाए तो रेडियस तो फाइंड कर ही लेते हो, लेकिन डायमीटर के क्या दे दिए जाए? सिरे। व्यास, व्यास तो जानते ही होंगे, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना हो जाता है। व्यास एक जीवा होती है, कॉर्ड होती है, लेकिन प्रत्येक कॉर्ड को डायमीटर नहीं कहते। उस कॉर्ड को कहते हैं सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी वही होती है जो केंद्र से गुजरती है, क्योंकि कोई भी जीवा केंद्र से जितनी दूर जाएगी उतनी छोटी हो जाती है, तो केंद्र के जितने पास आती है उतनी बड़ी होती चली जाती है। जानते हो, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होती है। तो इसके दोनों सिरे के निर्देशांक दे दिए जाए x1 एंड y1, इसके निर्देशांक दे दिए जाए x2 एंड y2। फिर आपको कह दिया जाए वृत्त का समीकरण फाइंड कीजिए। तो आपको केंद्र नहीं दिया, न त्रिज्या दी है। आपके पास एक फॉर्मूला है केंद्र त्रिज्या वाला, तो आप केंद्र भी प्राप्त कर सकते हो, त्रिज्या भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर सकते हो भाई? आपको पता है केंद्र इसका मिड पॉइंट होगा, इसका केंद्र हो जाना चाहिए x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, यही तो केंद्र हो जाना चाहिए। सी, जब आपके पास केंद्र आ गया है तो रेडियस क्या होगी? रेडियस इसका आधा होगी। दूरी सूत्र लगा दोगे, उसका आधा कर दोगे दूरी का, तो उसकी रेडियस भी आ जाएगी। जब दोनों को आप एक साथ इसमें यूज कर दोगे, केंद्र को केंद्र के स्थान पर, त्रिज्या को त्रिज्या के स्थान पर, एट लास्ट सॉल्व करके आप लाओगे, तब आपको ये प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? डायरेक्ट बताइए, x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 प्लस x माइनस x2 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल 0। तो आपको ये कोई भी नाटक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको अगर व्यास के सिरे दिए हैं तो सीधे यहाँ कर दो, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये पता है, नहीं पता है तो ये क्रिया करनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। केंद्र निकालना पड़ेगा और त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये व्यास के रूप में समीकरण हो जाएगा। अब आपको केंद्र त्रिज्या प्राप्त होता है तब तो आप सीधा इक्वेशन ले सकते हो, परंतु आपको इक्वेशन फाइंड हो गया और पूछ लेता है केंद्र एवं त्रिज्या, तो क्या करोगे? तो आप ऐसा प्रारूप तैयार करोगे, तब जाकर के जवाब दे पाओगे। क्यों? इसको ऐसे ओपन करके भी तो दे सकता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky। यहाँ से h स्क्वायर आएगा, यहाँ से k स्क्वायर आएगा, तो प्लस का उधर भेज दो, बात एक ही है। उधर भेज दोगे तो इधर में उनको घटाओ, यहाँ से प्लस h वो घट जाएगा, उधर जाकर के उधर जाओगे तो उधर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन दे देता है कोई, फिर क्या करोगे? फिर कैसे बताओगे केंद्र और त्रिज्या? नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते। तो यहाँ पर देखिए केंद्र आपका क्या है, ध्यान दें। यहाँ पर केंद्र आपका क्या है? यहाँ पर h और k, यही तो केंद्र है h k है ना। तो h कैसे आ रहा है इस रूप से? ये तो कोई संख्या बन गई होगी ना, एक ये तो कोई संख्या बनी गई होगी ये। अच्छा, यहाँ पर x वाला पद है, उसका आधा करके चिन्ह बदल दे तभी तो h आएगा। x के गुणांक का आधा करो और चिन्ह बदल दो, या माइनस का आ रहा है, आ गया 10। y के गुणांक का आधा करो, चिन्ह बदल दो, आ गया 10। लेकिन प्रारूप में ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे? x स्क्वायर और y स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तभी तो, समझ गए ना, तभी तो बदल सकते हो। अब त्रिज्या की बात आती है, त्रिज्या कैसे लेंगे हम? तो त्रिज्या लेने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर त्रिज्या कैसे ली जाए, तो एक व्यापक समीकरण वृत्त का आपको आना चाहिए। वृत्त का जो व्यापक समीकरण है वो ये होता है, ए मत मानो, भले ही आपको जरूरत नहीं है, बता दूंगा अभी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, इस समीकरण को वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं। इसको इसी रूप में बदलूंगा मैं, तो ये बन जाएगा x प्लस g का होल स्क्वायर, इसके साथ पूर्ण वर्ग विधि से बना दूंगा मैं इसे। ये बन जाएगा y प्लस f का होल स्क्वायर,
तो इसमें क्या बढ़ जाएगा आपका एच स्क्वायर और के स्क्वायर। क्यों? इसके साथ देखिए जी, यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं, यहां तक आ गया। एक्स के साथ लिखा है मैंने एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, ये वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। अब बढ़ के आ गया एक एफ स्क्वायर जी स्क्वायर मुझे जोड़ना पड़ा है, एक घटाना पड़ा है, तो जोड़ने वाला तो यहाँ काम में आ गया पूर्ण वर्ग विधि से, घटाने वाला तो घटेगा तो उधर भेज रहा हूं मैं सी के साथ, उधर भेजूंगा तो उधर जाके सी तो माइनस का हो जाएगा, वो प्लस के हो जाएंगे, या इधर जोड़ा तो उधर भी जोड़ दिया, तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही तो हो जाएगा। अब आपको तो केवल ये प्रारूप आता है, तो ये प्रारूप तैयार करना पड़ेगा इससे। तो इस प्रारूप को मैं तैयार करूंगा तो देखो कैसे तैयार होगा ये प्रारूप, x माइनस माइनस जी होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस माइनस एफ, ये होल स्क्वायर हो गया। उधर भी तो वर्ग चाहिए हमें प्रारूप में, मैं देख रहा हूं कि यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, प्लस से जुड़े होने चाहिए, तभी तो आप यहाँ जो वैल्यू होगी उसे h कहोगे, यहाँ जो वैल्यू होगी उसे k कहोगे, यहाँ वैल्यू होगी उसको r कहोगे। तो उसी प्रारूप में तैयार करोगे। तो देखो इधर देख नहीं रहा है, इधर लिख देता हूं मैं। चलो अंडरवुड डाल के पूर्ण वर्ग है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो वर्गमूल डाल के वर्ग बनाया जा सकता है, तो इसमें वर्गमूल डाल दीजिए। तो अंडरवुड में क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप इस प्रारूप से कंपैरिजन कर सकते हो, तो कंपैरिजन करके बताइए केंद्र क्या हो गया, त्रिज्या क्या हो गई। तो पहले तो केंद्र बताएं, एच के बताएं कि एच के आपका क्या हो गया। कंपैरिजन कर रहे हो तो देखो माइनस जी एच के स्थान पर बैठा हुआ है, माइनस एफ यहाँ पर बैठा हुआ है। रेडियस से कंपैरिजन करोगे तो ये बैठी हुई है स्क्वायर में, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझ में आ गई बात। आपने ये समीकरण कहां से लिया था, एक व्यापक द्विघात समीकरण होता है, इसको हटा दो। एक व्यापक द्विघात समीकरण होता है आपका ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hx by प्लस 2gx, भले कैपिटल में मान लें आप, प्लस 2f by प्लस k मान लो, c मान लो इक्वल 0। मेरा तो कहने का अर्थ है x स्क्वायर वाला पद, y स्क्वायर वाला पद, x y वाला पद, x वाला पद, y वाला पद और अचर पद, इस प्रकार से द्विघात समीकरण में पद हो सकते हैं। लेकिन इससे ही वृत्त बनेगा। द्विघात के जितने भी वक्र हैं इनके लिए व्यापक है, भले ही आप 2h न मान लो, यहाँ पर a b c d e f g कोई भी मान लो, उससे फर्क नहीं है कि आपने क्या माना, गुणांक, वो तो एक अचर है, कांस्टेंट है। मूल अर्थ तो ये है कि x स्क्वायर वाला पद y स्क्वायर वाला पद होगा, x y वाला पद x वाला y वाला और अचर पद होना चाहिए। ये द्विघात है। यहाँ पर जानते हो समीकरण की घात सबसे बड़ी जिस पद्धति होती है उसी घात का समीकरण होता है। तो टोटल चरों की घात जोड़ के देखी जाती है, तो दो घात वाला, ये दो घात वाले, a और b यहाँ पर क्या होनी चाहिए वृत्त के लिए, a बराबर b, x और y का गुणांक समान हो जाना चाहिए। समान हो जाएगा तो आप उसी से डिवाइड कर दोगे तो इकाई बना लोगे, तुरंत। बनाने के बाद आपको इस रूप का समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो मैंने व्यापक में लिखा है, ऐसे प्राप्त हो जाएगा। परंतु कंडीशन क्या है आपकी, h का मान क्या होना चाहिए, 0। x y वाला पद नहीं होना चाहिए वृत्त के समीकरण में, तो वृत्त का समीकरण नहीं होगा। x स्क्वायर और y स्क्वायर का गुणांक समान होना चाहिए। आवश्यक थोड़ी है वो एक गुणांक दे दे आपको, अलग भी गुणांक हो सकता है, तो आप उससे डिवाइड करके एक बना लोगे, व्यापक रूप में ले आओगे। जैसे ही आपको व्यापक में कन्वर्ट करोगे इस रूप में, x स्क्वायर y स्क्वायर गुणांक इकाई करोगे, एक कर लोगे, तो उस वक्त x का जो गुणांक होगा, y का जो गुणांक होगा, x के गुणांक का आप क्या कर दो, हाफ, चिन्ह बदल दो तो केंद्र मिल जाएगा सीधा। y के गुणांक का हाफ, चिन्ह बदल दो, सीधा k मिल जाएगा, केंद्र मिल जाएगा। त्रिज्या लेने के लिए आप gf से ले सकते हो। अब तुम कहोगे उसमें अचर पद नहीं है तो 0 होगा वो वैल्यू, उसमें x वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा, y वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा कि नहीं होगा। मूल बिंदु से जा रहा है तो मूल बिंदु से जाएगा, केंद्र मूल बिंदु हो गया, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये रह जाएगा केवल। तो कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आवश्यक शर्त है वो क्या है, x स्क्वायर और y स्क्वायर गुणांक के मान वो समान होने चाहिए, ये आवश्यक शर्त है। उसके अंदर फिर x वाला पद है, y वाला पद है कि दोनों ही नहीं है, कि अचर है कि अचर नहीं है, लेकिन जो आवश्यक शर्त है वो तो ये है
कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक वो समान होना चाहिए और एक्स वाई वाला पद नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए एक्स वाई। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये व्यापक समीकरण अगर आपको आता है तो सीधा माइनस जी और माइनस एफ करके केंद्र लिख दीजिए, प्लस या इससे फाइंड कर दीजिए। तो आपको फिर यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि लगा करके ये रूप बनाना आवश्यक नहीं होगा। तो आप फास्ट कर सकते हो इसको, नहीं तो आपको पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे तब ऐसा प्राप्त करोगे, तब कंपैरिजन करोगे प्रारूप से। क्लियर? केंद्र त्रिज्या प्राप्त है तो इससे फाइंड कर दो, सीधा केंद्र लगा दो, त्रिज्या लगा दो। और अगर व्यास के सिरे मिल रहे हैं तो इससे कर दो, ये कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए काम आ जाता है। आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग तो केवल यही समाप्त कर देते हैं। फिर पूरा सिस्टम समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्रत क्या है, आप विभिन्न स्थितियों में आगे हम अध्ययन करेंगे तो इस कॉनिक सेक्शन को आगे अलग अलग प्रकार के वक्र प्राप्त होंगे तब अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल हमने अपनी चर्चा व्रत तक ही सीमित रखी है। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये डेरिवेशन आपका यहीं पर समाप्त होगा।